रीबर्थ ऑफ सीक्रेट डेविल लवर एपिसोड 13। वही असिस्टेंट ये सब सुनकर चिढ़ गया और मुंह बनाते हुए बोला, बॉस इस बच्ची के लिए इतना ज्यादा पजेसिव क्यों हो रहे हैं? वो तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो बच्ची बॉस की खुद की बेटी हो। उन्होंने उसे एक बार भी मुझे दिया भी नहीं। आखिर मेरा भी तो हक बनता है इतनी क्यूट और प्यारी बच्ची को अपनी गोद में लेने का। बॉस भी ना बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। ये कहते हुए वो मुंह बनाते हुए सीधे वहां से बाहर निकल गया। लेकिन जब वो बाहर पहुंचा तो वहां दो आदमी और एक औरत खड़ी थी। उस औरत के बाल सफेद थे और उसकी आंखों में मोटे चश्मे और आधे चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। तभी असिस्टेंट ने उस औरत को एक नजर देखा और खुद से बोला, ये औरत तो कितनी ज्यादा बदसूरत है। पता नहीं ये खाना कैसे बनाएगी। उम्मीद करता हूं जैसे इसकी शक्ल बदसूरत है वैसे खाना बदसूरत ना बने, वरना तो बॉस मेरी जान ही ले लेंगे, क्योंकि इन तीनों को मैंने बहुत अर्जेंट और शॉर्ट नोटिस पर यहां बुलवाया है। ये सब कहते हुए उसने फिर उन तीनों से कहा, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब यहाँ आए उसके लिए थैंक यू एंड प्लीज जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरे बॉस बहुत ही गुस्से वाले हैं। अगर कोई भी काम टाइम पर नहीं होता तो वो जानलेवा या फिर खूंखार जानवर बन जाते हैं, इसलिए प्लीज आप सब उनके अंदर के जानवर को मत जगाइए और जल्दी से डिनर रेडी कर दीजिए। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्दी अपना काम खत्म कर लेंगे। इसके बाद उसने उन तीनों की तरफ इशारा किया तो वो औरत और वो आदमी भी धीरे धीरे करके अंदर जाने लगे। वो तीनों अंदर जा चुके थे लेकिन असिस्टेंट अभी भी उस औरत को ही घूर रहा था। उस औरत को पीछे से जाते हुए देखकर वो खुद से बोला, ये औरत आगे से तो मुझे बूढ़ी लग रही है, लेकिन ये पीछे से मुझे इतनी अट्रैक्टिव क्यों दिखाई दे रही है? ओह नो, ये क्या हो गया मेरी नजरों को? मैं एक बूढ़ी औरत पर अपनी गंदी नजर डाल रहा हूँ। बॉस सही कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा गंदा हो चुका हूँ। लेकिन ये गलती बॉस की है, खुद तो ना गर्लफ्रेंड रखते हैं और ना ही हमें रखना देते हैं, इसलिए तो मैं बूढ़ी औरतों पर अपनी नजर डाल रहा हूँ। ये कहते हुए उसने जल्दी से अपनी दोनों आंखों को रब किया। इधर दूसरी तरफ वो तीनों किचन में आए और अपना अपना काम करने लगे। लेकिन वो औरत जो वॉश बेसिन में बर्तनों के पास खड़ी थी, उसने अपने चश्मे को ठीक से एडजस्ट किया और अपने कान में लगे एक वायरलेस ईयरपॉड में धीरे से बोली, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं मिस्टर विध्वंस के घर के अंदर खड़ी हूँ। पता नहीं क्यों पर मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। यशिका, सब कुछ ठीक होगा ना? वही वो औरत जो कोई और नहीं अमानत थी, वो इस वक्त अपना गेट अप चेंज करके विध्वंस के घर में कदम रख चुकी थी। तभी उधर से यशिका ने कहा, अमानत, सबसे पहले तो तुम नर्वस होना बंद करो। तुम बस खुद में कॉन्फिडेंट रखो, क्योंकि जिस तरह का गेट अप मैंने तुम्हारा बनाया है, विध्वंस क्या विध्वंस की 7 पीढ़ियां भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। ये सुनकर अमानत ने हिचकिचाते हुए कहा, आर यू श्योर ना? क्योंकि मुझे सच में बहुत घबराहट हो रही है। मैंने इससे पहले ऐसे काम कभी नहीं किए। इस तरह किसी के घर में छुपकर रहना और जासूसी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये सुनकर उधर से यशिका ने कहा, तुम फालतू की बातें क्यों सोच रही हो? तुम बस इतना सोचो कि तुम जो कुछ भी कर रही हो अपनी बेटी के लिए कर रही हो। तुम्हें अपनी बेटी को ढूंढना है और जब तक कि तुम उसे ढूंढ नहीं लेती तब तक तुम्हें सब कुछ खुद से हैंडल करना है। ये सुनकर अमानत अब खामोश हो गई। तभी उसे दूसरे आदमी ने कहा, तुम कितनी देर से बर्तन ही धो रही हो? जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ। तुमने सुना नहीं असिस्टेंट ने क्या कहा? यहाँ के बॉस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर हमने टाइम पर डिनर रेडी नहीं किया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। वैसे भी इससे पहले तुम्हारी जगह जो हमारे साथ काम करती थी वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थी, पर तुम जब से हमारे साथ आए हो तब से बहुत लेजीनेस के साथ काम कर रही हो। तुम्हारी इस लेजीनेस के चक्कर में हमें लेने के देने पर जाएंगे। उसकी ये डांट सुनकर अमानत चौंक गई। उसने तुरंत एयरपोर्ट से अपना हाथ हटा लिया और कॉल कट हो गया। वो जल्दी जल्दी अपने बर्तन धोते हुए आवाज बदलते हुए बोली, जी मैं बस जल्दी कर रही थी। ये बर्तन काफी ज्यादा गंदे थे इसलिए वक्त लग गया। उस आदमी ने कहा, हाँ ठीक है, अब जल्दी करो। इसके बाद अमानत ने बर्तन साफ किए और डिनर रेडी करने में उनकी हेल्प करवाने लगी। इधर दूसरी तरफ रूम में विध्वंस ने पीहू को बेड पर सुला दिया। बेड पर सुलाने के बाद वो वॉशरूम में चला गया। वो इस वक्त शॉवर के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ अमानत का चेहरा था। तभी उसने दूसरे पल अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर दीवार पर मार दिया और दांत पीसकर बोला, क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों तुमने इस तरह से मुझसे दुश्मनी निभाई? आखिर क्या गलती थी मेरी? तुम मुझे 2 साल पहले छोड़कर चली गई और जब मेरे सामने आए हो तो मुझसे ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, और तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है।
तुम्हें नहीं पता पर तुम्हारे लिए मैं कितना बुरा साबित होने वाला हूँ। एक वक्त ऐसा था जब मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था, लेकिन अब ऐसा वक्त आया है कि मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। ये सब कहते हुए उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें बेतहाशा लाल थी, जैसे उसमें कितनी ज्यादा नफरत और कितना ज्यादा गुस्सा भरा हो। इधर अमानत अभी भी काम कर रही थी, लेकिन उसका दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उसने आसपास देखा और खुद से बोली, क्या मिस्टर विध्वंस यहाँ पर अकेले रहते हैं? क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं अपनी पीहू के बारे में कैसे पता करूं? अभी तक तो मुझे उसके बारे में कोई सुराग भी नहीं मिला, पर जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मुझे बेचैनी जरूर हो रही है। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी बेटी मेरे बहुत आसपास हो। गॉड प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। तभी उस आदमी ने कहा, ये रेडी हो गया है, इसे जाकर टेबल पर सर्व कर दो। ये सुनकर अमानत ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और उसने तुरंत उस प्लेट को हड़बड़ी के साथ अपने हाथ में पकड़ा। लेकिन जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया वो काफी ज्यादा गर्म थी और गर्म होने की वजह से उसके हाथ से वो प्लेट छूट गई। वो एकदम से चौंक गई और तुरंत 2 कदम पीछे हुई, लेकिन तब तक उसके कपड़ों पर वो खाना गिर चुका था। वो दोनों आदमी ये सब कुछ देखकर गुस्से से उसे देखकर बोले, अगर तुम हमसे सीनियर ना होती तो अभी के अभी तुम्हें काम से मैं निकाल देता। कैसे लापरवाही से काम करती हो तुम? अब हमें फिर से रेडी करना पड़ेगा। इधर अमानत को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था जल जाने की वजह से। वो अपनी थाई को लगातार सहलाने लगी और हकलाते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। तभी उस आदमी ने कहा, जाओ जाकर वॉशरूम में चेंज कर लो, वरना हमारी हेल्प नहीं करवा पाओगी तुम और हम अकेले पूरा काम भी नहीं करेंगे क्योंकि पैसे भी तुम काम के ही लेती हो। इसलिए ये नाटक बंद करो और जल्दी जाओ और जल्दी आओ। ये सुनकर अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों आदमियों की आंखों में उसके लिए इंसानियत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इस वक्त उसकी थाई पर गर्म गर्म सूप गिर गया था जिस वजह से उसकी थाई बहुत ज्यादा जल रही थी। वो लंगड़ाते हुए सीधे वहां से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही वो आसपास देखने लगी, उसे वहां कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां से एक नौकर गुजर रहा था। नौकर को देखकर अमानत ने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर वॉशरूम कहाँ है जिसे मैं यूज कर सकूं? नौकर ने अमानत को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसने कहा, तुम फर्स्ट फ्लोर का वॉशरूम यूज कर लो क्योंकि नीचे जो सर्वेंट का वॉशरूम है वो अभी खराब हो गया है। ये सुनकर अमानत ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया और वो अपनी थाई को सहलाते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उस नौकर ने उसे रोकते हुए कहा, और एक बात याद रखना, फर्स्ट फ्लोर के कॉर्नर एरिया में बॉस का रूम है। उस साइड तुम गलती से भी मत जाना क्योंकि बॉस को अगर पता चलेगा कि मैंने किसी अनजान को फर्स्ट फ्लोर का वॉशरूम यूज करने दिया है तो वो नाराज हो जाएंगे, समझी तुम? ये सुनते ही अब अमानत के कदम आगे बढ़े ही नहीं। उसे डर लगने लगा और उसने डरते हुए कहा, क्या कोई ऐसा वॉशरूम नहीं है जहां पर मैं कंफर्टेबल होकर फ्रेश हो सकूं? एक्चुअली मेरे कपड़ों पर सूप गिर गया है, मुझे डर है कि अगर मैंने उसे यूज किया तो कहीं आपके बॉस को प्रॉब्लम ना हो जाए। ये सुनकर उस नौकर ने कहा, फिलहाल के लिए तो यहाँ पर सिर्फ हम 2 ही नौकर हैं, तो हम तो उसे आराम से यूज कर लेते हैं और तुम्हें अभी के लिए उसी को यूज करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई वॉशरूम नहीं है। ये सुनकर अब अमानत को समझ नहीं आया कि वो क्या करें। वो अभी विध्वंस के सामने भी नहीं जाना चाहती थी जब तक कि उसे पीहू के बारे में कुछ सुराग नहीं मिल जाता, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था। तभी उस नौकर ने अमानत के कपड़ों पर गिरे सूप को देखकर कहा, अब जल्दी जाओ वरना तुम्हारे कपड़ों पर दाग पड़ जाएगा। ये सुनकर अमानत ने फिर जल्दी से अपना सिर हिला दिया और वो अब बिना कुछ कहे सीधे फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो वॉशरूम में आई और जल्दी जल्दी अपने दाग को साफ करने लगी। दाग को साफ करते हुए उसने खुद से कहा, ओह गॉड प्लीज मिस्टर विध्वंस यहाँ ना आए, अभी के लिए मैं जल्दी से इसे क्लीन कर लेती हूँ। ये सब कहते हुए उसने अपने कपड़ों को क्लीन किया और आखिर में वो फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद वो बाहर निकली और आसपास देखकर बोली, अब मैं आज जिस काम के लिए आई हूँ उस काम को मुझे शुरू कर देना चाहिए, वरना काफी रात हो जाएगी, फिर मुझे जल्दी घर पर जाना होगा। ये सब कहते हुए अब वो चारों तरफ देखने लगी जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रही हो। वो देखते ही देखते विध्वंस के रूम की तरफ आ चुकी थी। वो विध्वंस के रूम से अब बस 10 कदम की दूरी पर ही थी। तभी उसे धीरे धीरे रूम खुलता हुआ दिखाई दिया। ये देखते ही अमानत तुरंत वहां के पिलर के पास छुप गई। इधर रूम खुला और विध्वंस रूम से बाहर निकला। उसने रूम को लॉक किया और सीधे नीचे की तरफ जाने लगा।
अमानत ने जब विध्वंस को देखा तो वो एक पल के लिए विध्वंस को देखती रह गई। विध्वंस एक सिल्क नाइट सूट में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। शॉवर लेने की वजह से उसके बाल अभी भी गिले थे। अमानत एकटक उसे देख रही थी। उसको देखकर उसके जहन में वो रातें आने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन तभी उसने देखा विध्वंस चलते चलते रुक गया था। ये देखकर अमानत ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख दिया और डरते हुए बोली, ओह नो, प्लीज प्लीज मुझे कोई तो बचा लो। मैं अभी मिस्टर विध्वंस के सामने नहीं आना चाहती। वो अभी ये सब कह रही थी कि तभी विध्वंस ने उस पिलर की तरफ घूरा जहां पर वो अभी खड़ी थी। विध्वंस ने कुछ सेकंड तक उस पिलर को देखा और फिर बिना कुछ कहे नीचे की तरफ बढ़ गया। विध्वंस के जाते ही अमानत की जान में जान आई और वो तुरंत बोली, आज तो मैं मरने वाली थी। अभी के लिए मुझे नीचे जाना चाहिए क्योंकि मिस्टर विध्वंस नीचे गए हैं और वहीं से मुझे कुछ पता चल सकता है। ये सब कहते हुए वो अब नीचे जाने लगी, लेकिन तभी उसे विध्वंस के रूम से कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो अपनी जगह रुक गई और खुद से बोली, मेरा दिल क्यों कह रहा है कि मैं एक बार मिस्टर विध्वंस के रूम में जाऊं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वहां कुछ तो ऐसा है। लेकिन अगर मैं इस तरह रूम में गई और मिस्टर विध्वंस ने मुझे देख लिया तो नहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब कहते हुए उसने खुद को किसी तरह कंट्रोल किया और वो सीधे नीचे आई। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर सारा डिनर सर्व कर दिया गया था। इस वक्त विध्वंस चेयर पर बैठा हुआ था। असिस्टेंट भी वहीं पर चुपचाप खड़ा था। तभी असिस्टेंट ने मुस्कुरा कर कहा, बॉस, डिनर की खुशबू ही लाजवाब है। मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ के बेस्ट कुक को हायर करूंगा, और देखिए अब उन्होंने कितना अच्छा डिनर रेडी किया है। ये सुनकर विध्वंस ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, पहले मैं इसे ट्राई करूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड करूंगा। ये सुनकर असिस्टेंट ने अपना सिर हिला दिया और फिर उसने किचन की तरफ देखकर कहा, आप तीनों अंदर क्या कर रहे हैं? प्लीज बाहर आइए ना, क्योंकि इस चीज के बाद ही आप तीनों का यहाँ पर रहना डिसाइड होगा। वो दोनों आदमी तो ये सुनकर तुरंत बाहर निकल आए और विध्वंस के सामने जाकर खड़े हो गए। लेकिन अमानत ने जब असिस्टेंट की ये बात सुनी तो उसके पैर कांपने लगे और उसने हकलाते हुए कहा, क्या बाहर जाना जरूरी है? इधर असिस्टेंट ने जब उस बुई औरत को वहीं खड़े देखा तो उसने नासमझी में कहा, क्या हुआ आंटी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? प्लीज बाहर आइए ना। ये सुनकर अमानत ने जबरदस्ती अपना सिर हिला दिया और धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगी। वो बाहर आए लेकिन विध्वंस के पीछे जाकर खड़ी हो गई। ये देखकर अब असिस्टेंट ने कहा, आप पीछे क्यों खड़ी है? प्लीज सामने आइए। इसके जवाब में अभी अमानत कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले विध्वंस ने टेबल पर गुस्से से अपने हाथ पटके और बोला, हु द हेल आर यू, जो एक बार कहने पर सामने नहीं आ रही हो? ये सुनते ही अब अमानत शॉक्ड हो गई और वही विध्वंस के गुस्से को देखकर असिस्टेंट के साथ वो दोनों आदमी भी एक पल के लिए डर गए। विध्वंस के जाते ही अमानत की जान में जान आई और वो तुरंत बोली, आज तो मैं मरने वाली थी। अभी के लिए मुझे नीचे जाना चाहिए क्योंकि मिस्टर विध्वंस नीचे गए हैं और वहीं से मुझे कुछ पता चल सकता है। ये सब कहते हुए वो अब नीचे जाने लगी, लेकिन तभी उसे विध्वंस के रूम से कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो अपनी जगह रुक गई और खुद से बोली, मेरा दिल क्यों कह रहा है कि मैं एक बार मिस्टर विध्वंस के रूम में जाऊं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वहां कुछ तो ऐसा है। लेकिन अगर मैं इस तरह रूम में गई और मिस्टर विध्वंस ने मुझे देख लिया तो नहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब कहते हुए उसने खुद को किसी तरह कंट्रोल किया और वो सीधे नीचे आई। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर सारा डिनर सर्व कर दिया गया था। इस वक्त विध्वंस चेयर पर बैठा हुआ था। असिस्टेंट भी वहीं पर चुपचाप खड़ा था। तभी असिस्टेंट ने मुस्कुरा कर कहा, बॉस, डिनर की खुशबू ही लाजवाब है। मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ के बेस्ट कुक को हायर करूंगा, और देखिए अब उन्होंने कितना अच्छा डिनर रेडी किया है। ये सुनकर विध्वंस ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, पहले मैं इसे ट्राई करूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड करूंगा। ये सुनकर असिस्टेंट ने अपना सिर हिला दिया और फिर उसने किचन की तरफ देखकर कहा, आप तीनों अंदर क्या कर रहे हैं? प्लीज बाहर आइए ना, क्योंकि इस चीज के बाद ही आप तीनों का यहाँ पर रहना डिसाइड होगा। वो दोनों आदमी तो ये सुनकर तुरंत बाहर निकल आए और विध्वंस के सामने जाकर खड़े हो गए। लेकिन अमानत ने जब असिस्टेंट की ये बात सुनी तो उसके पैर कांपने लगे और उसने हकलाते हुए कहा, क्या बाहर जाना जरूरी है? इधर असिस्टेंट ने जब उस बुई औरत को वहीं खड़े देखा तो उसने नासमझी में कहा, क्या हुआ आंटी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? प्लीज बाहर आइए ना। ये सुनकर अमानत ने जबरदस्ती अपना सिर हिला दिया और धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगी। वो बाहर आए लेकिन विध्वंस के पीछे जाकर खड़ी हो गई। ये देखकर अब असिस्टेंट ने कहा, आप पीछे क्यों खड़ी है?
प्लीज सामने आइए। इसके जवाब में अभी अमानत कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले विध्वंस ने टेबल पर गुस्से से अपने हाथ पटके और बोला, हु द हेल आर यू, जो एक बार कहने पर सामने नहीं आ रही हो। ये सुनते ही अब अमानत शॉक्ड हो गई और वही विध्वंस के गुस्से को देखकर असिस्टेंट के साथ वो दोनों आदमी भी एक पल के लिए डर गए। विध्वंस के गुस्से से चिल्लाने की वजह से अमानत एक पल के लिए डर गई। तभी असिस्टेंट ने हड़बड़ी के साथ कहा, बॉस आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप तो डिनर कीजिए ना और टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है, तभी मैं इन दोनों को हायर करूंगा, वरना मैं अभी के अभी तीनों को वापस भेज दूंगा। विध्वंस अब खामोशी के साथ डिनर करने लगा। इधर अमानत ने जब विध्वंस को चुपचाप डिनर करते देखा तब उसकी जान में जान आई, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। उसने खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी पीहू आसपास है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। पर अगर वो मिस्टर विध्वंस के पास ही है तो क्या उन्हें पीहू सच्चाई पता चल गई? अगर उन्हें पीहू की सच्चाई पता चल गई होगी तो उन्हें यह भी पता चल गया होगा कि पीहू उनकी बेटी है। अगर उन्हें पता चल गया होगा तो वो शायद मुझे छोड़ेंगे नहीं। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी विध्वंस अपने हाथ टेबल पर पटक कर बोला, इस सूप को किसने बनाया? ये सुनते ही वो दोनों आदमी तुरंत अमानत को देखने लगे। तो वही असिस्टेंट भी जल्दी से उस सूप को देखते हुए उन आदमियों से बोला, बताओ किसने बनाया है? वो दोनों आदमी तुरंत एक दूसरे को देखने लगे और फिर डायरेक्ट अमानत की तरफ इशारा कर दिए और बोले, इस आंटी ने बनाया है इस सूप को। अमानत जो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी, अचानक से उन आदमियों की ये कहने पर चौंक गई और तुरंत उन्हें देखने लगी। वो ना समझी में बोली, मतलब क्या है आपका? तभी गुस्से के साथ असिस्टेंट ने कहा, शायद तुमने सूप खराब बनाया है, इसलिए बॉस पूछना चाहते हैं कि किसने बनाया है। तभी विध्वंस ने अपने हाथों की मुठियां बनाते हुए कहा, तुम अभी के अभी मेरे सामने आओ। अमानत को अब समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो हिचकिचाते हुए अभी भी वहीं खड़ी रहते हुए बोली, एक्चुअली मैंने बहुत जल्दबाजी में इसे बनाया था, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि। ये कहते कहते वो रुक गई, क्योंकि अब विध्वंस खुद अपनी जगह से उठ गया था। विध्वंस को इस तरह अपनी जगह से खड़े होते देख अमानत के पैर हाथ कांपने लगे। विध्वंस अब सीधे अमानत की तरफ बढ़ा। अमानत को देखते ही विध्वंस के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा खराब हो गए। तो वही अमानत ने जब विध्वंस को देखा तो वो जल्दी से एक बूढ़ी आंटी की एक्टिंग करने लगी और खांसते हुए अपने चश्मे को ठीक करने लगी। वो विध्वंस से अपनी नजर तक नहीं मिला रही थी, लेकिन विध्वंस लगातार उसकी नजरों में ही घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ा और बिना किसी भाव के बोला, तो इस सूप को तुमने बनाया है? अमानत बिना विध्वंस को देख बोली, जी सर, इसे मैंने ही बनाया है। माफ कर दीजिए, थोड़ा जल्दबाजी में बनाया, इसलिए शायद खराब बन गया होगा। विध्वंस अब उसके बेहद नजदीक आया। विध्वंस को ऐसे अपने पास आते देख अमानत को कुछ समझ नहीं आया। उसने मन ही मन कहा, ये मिस्टर विध्वंस क्या पागल हो गए हैं? ये मुझ जैसी बदसूरत और बुद्धि आंटी के इतने करीब क्यों आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 2 सालों में इनका टेस्ट इतना खराब हो गया है? क्या ये अब आंटियों को भी नहीं छोड़ते? ये सब सोचते हुए अमानत के चेहरे पर गुस्सा आ गया, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी जताया नहीं। फिर विध्वंस उसे काफी ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, तो तुमने इस सूप को अपने हाथों से बनाया था? वो बार बार यही सवाल कर रहा था। अमानत ने चिढ़कर कहा, हाँ, मैंने ये सूप खुद अपने हाथों से बनाया है और मैंने कहा ना, मुझे बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने शायद गड़बड़ कर दी होगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। असिस्टेंट ने जब देखा कि विध्वंस उस बूढ़ी आंटी से दूर नहीं जा रहा था तो वो तुरंत आगे आते हुए बोला, बॉस मुझे लगता है कि मैं इन्हें अच्छे से समझा दूंगा। आप जाकर दूसरा डिनर कर लीजिए। ये सूप मैं बाहर गली के कुत्तों को खिला दूंगा। विध्वंस ने गुस्से के साथ कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे मेरे रूम में पहुंचा दो। रूम में पहुंचाने की बात सुनते ही वहां सभी मौजूद इंसान हैरान रह गए और असिस्टेंट ने तुरंत हैरानी से कहा, क्या क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप वाकई इस सूप को पीना चाहते हैं, वो भी अपने कमरे में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? इसके जवाब में विध्वंस ने अमानत को ध्यान से देखकर कहा, वही जो तुमने सुना। इस सूप को मेरे रूम में पहुंचा दो, मैं अब अपने रूम में इस सूप को पी लूंगा। अमानत भी इस वक्त शॉक्ड थी। उसे भी समझ नहीं आया कि विध्वंस ऐसी बात क्यों कर रहा था। तभी अमानत ने हिचकिचाते हुए कहा, सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप दूसरा डिनर कर लीजिए, ये टेस्ट में बुरा होगा।
मैं आपके लिए दूसरा बना दूंगी। इसके जवाब में विध्वंस उसे ध्यान से देखकर बोला, क्या इससे पहले तुमने मेरे लिए ये नहीं बनाया? जैसे ही अमानत ने ये सुना, अब उसके पैरों तले जमीन की खिसक चुकी थी। तो वही असिस्टेंट के साथ बाकी सभी पूरी तरह हैरान हो गए और सभी अमानत को देखने लगे। अमानत को एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब वो किसी भी हाल में नहीं बच सकती। उसने तुरंत अपनी नजर चुराते हुए कहा, सर मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो अभी अभी यहाँ पर आई हूँ और आज पहली बार मैंने इसे आपके लिए बनाया है। लेकिन विध्वंस ने उसे देखते हुए सर्द एक्सप्रेशन के साथ कहा, लेकिन इससे पहले भी मैंने ये सूप पिया है। तभी अमानत को अचानक से कुछ याद आया और वो अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने मन ही मन कहा, ओह नो, मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ कि इससे पहले भी मैंने मिस्टर विध्वंस के लिए डिनर बनाया है और मिस्टर विध्वंस को मेरा टेस्ट आज भी याद है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लग रहा था कि ये मुझे भूल चुके होंगे। इन्हें तो मेरा खाने का टेस्ट भी याद है। अब मैं क्या करूं? मैं तो फंस गई। इस तरह से तो मिस्टर विध्वंस को पता चल जाएगा कि मैं किसी और वेश में यहाँ आई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है। अमानत अब काफी ज्यादा चुप हो गई थी। तभी असिस्टेंट में नासमझी में कहा, बॉस ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको वाकई गलतफहमी हो रही है। ये तो अभी अभी यहाँ पर आए हैं, तो फिर आपने इससे पहले इस सूप को कहाँ पिया? इसके जवाब में अब विध्वंस ने अमानत को घूरा और उसके कान के तरफ झुक गया। अमानत में जैसे विध्वंस को अपने तरफ झुकता पाया, वो अपने कदम पीछे लेने लगी। लेकिन तभी विध्वंस में उसकी कलाई को पकड़ लिया और उसके कान में अपनी गहरी सांस छोड़कर बोला, तुम्हें अच्छे से पता है ये सूप मैंने कब पिया था। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने यहाँ पर इस तरह से आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सो जस्ट वेट एंड वॉच। इसी के साथ विध्वंस ने उसके कलाई को झटके के साथ छोड़ दिया और सीधे वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर अमानत तो जैसे सपने में जा चुकी थी विध्वंस की ये बात सुनकर, तो वही बाकी सब भी हैरानी से बस विध्वंस को ही देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि विध्वंस ने अमानत कान में ऐसा क्या कहा, जिससे अमानत का चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी असिस्टेंट हड़बड़ी के साथ आगे आया और बोला, एक्चुअली आंटी आप मेरे बॉस की बात का बुरा मत मानिएगा। वो थोड़े गुस्सैल है और कुछ भी कह देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको उनसे डर नहीं लगेगा और अगर आपको यहाँ काम नहीं करना तब भी कोई बात नहीं, आप अभी के अभी यहाँ से जा सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी आवाज से अमानत अपने होश में वापस आई और वो तुरंत हकलाते हुए बोली, मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना है। मैं अभी यहाँ नहीं रह सकती। मैं अभी के अभी यहाँ से जाऊंगी। ये कहकर वो तुरंत दौड़ते हुए लगभग गेट की तरफ जाने लगी, लेकिन वो अभी गेट के पास पहुंच पाती, उससे पहले ही गेट अपने आप बंद हो गया। ये देखकर अब किसी को कुछ समझ नहीं आया। अमानत के भी कदम अपनी जगह रुक गए थे। तभी अमानत ने कहा, ये दरवाजा क्यों बंद हो गया? इसे प्लीज खोलो, मुझे बाहर जाना है, प्लीज इसे खोलो। लेकिन तभी असिस्टेंट के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे पढ़ते ही असिस्टेंट ने अपना सर खुजलाते हुए कहा, आखिर बॉस को हो क्या गया है? पहले उस अनजान बच्ची को अपने घर में रख लिया और अब इस बूढ़ी आंटी को नहीं जाने दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे उनका ऑर्डर फॉलो करना होगा। ये कहते हुए वो सीधा अमानत की तरफ बढ़ा और अमानत को देखकर बोला, एक्चुअली आप यहाँ से अभी के लिए कहीं नहीं जा सकती। ये सुनते ही अमानत ने डरते हुए कहा, लेकिन क्यों? अभी अभी तो आपने कहा कि मैं यहाँ से अभी जा सकती हूँ, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके जवाब में असिस्टेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, शायद बॉस को आपके हाथ का सूप कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप अभी यहाँ से जाएं। शायद मुझे लगता है वो आपको अपना कुक भी हायर कर लेंगे और वो दोबारा से आपसे वो सूप बनवाए, इसलिए आपको यहीं पर रुकना होगा। ये कहकर वो उन दोनों आदमियों को देखकर बोला, अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। जैसा भी फीडबैक होगा हम आपको बता देंगे। ये सुनकर वो दोनों आदमी अपना सर हिलाकर वहां से बाहर की तरफ चले गए। अमानत बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसने तुरंत फिर से असिस्टेंट की तरफ देखकर कहा, देखिए, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये कहकर वो फिर से गेट की तरफ गई, लेकिन असिस्टेंट ने मना करते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हम आपको यहाँ से कहीं भी नहीं भेज सकते जब तक कि हमारे बॉस का ऑर्डर नहीं आ जाएगा। ये सुनकर अमानत ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकती।
मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन असिस्टेंट ने भी अब हल्के गुस्से में कहा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? अगर मैंने आपको यहाँ से जाने दिया तो आपकी जान के साथ साथ मेरी भी जान चली जाएगी। आपने देखा नहीं बॉस कितने ज्यादा गुस्से वाले हैं। वो वाकई आपको भी मार डालेंगे और मुझे भी मार डालेंगे, इसलिए प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और यहीं पर रुक जाइए। ये सुनकर अब अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। लेकिन इधर दूसरी तरफ कमरे में इस वक्त विध्वंस पीहू को गौर से देख रहा था। पीहू को गौर से देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और गुस्से के साथ बोला, सबसे पहले तुमने मेरी बेटी का सच मुझसे छुपाया और अब तुम इस तरह से मेरे घर में घुस आए। आखिर तुम क्या चाहती हो? क्या तुम ऐसा चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊं? वो रूप जो सिर्फ दुनिया वालों के लिए था एक वक्त में, लेकिन शायद अब वही रूप तुम्हारे लिए भी होगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच, मैं अब क्या करता हूं तुम्हारे साथ। इसी के साथ वो नीचे झुका और उसने पीहू के माथे पर किस किया। पीहू नींद में ही कसमसा गई और विध्वंस ने गुस्से के साथ अपना फोन लिया और बालकनी में चला गया। एंड फाइनली पता चल ही गया विध्वंस को कि पीहू उसकी ही बेटी है एंड कल तक के चैप्टर में पूरा सबूत भी आ जाएगा। ये सुनते ही अमानत ने डरते हुए कहा, लेकिन क्यों? अभी अभी तो आपने कहा कि मैं यहाँ से अभी जा सकती हूँ, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके जवाब में असिस्टेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, वो दरअसल बॉस को आपके हाथ का सूप कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप अभी यहाँ से जाएं। शायद मुझे लगता है वो आपको अपना कुक भी हायर कर लेंगे और वो दोबारा से आपसे वो सूप बनवाए, इसलिए आपको यहीं पर रुकना होगा। ये कहकर वो उन दोनों आदमियों को देखकर बोला, अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं, जैसा भी फीडबैक होगा हम आपको बता देंगे। ये सुनकर उन दोनों आदमियों ने अपना सिर हिलाया और वहां से बाहर की तरफ चले गए। अमानत बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसने तुरंत फिर से असिस्टेंट की तरफ देखकर कहा, देखिए मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये कहकर वो फिर से गेट की तरफ गई, लेकिन असिस्टेंट ने मना करते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हम आपको यहाँ से कहीं भी नहीं भेज सकते जब तक कि हमारे बॉस का ऑर्डर नहीं आ जाएगा। ये सुनकर अमानत ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन असिस्टेंट ने भी अब हल्के गुस्से में कहा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? अगर मैंने आपको यहाँ से जाने दिया तो आपकी जान के साथ साथ मेरी भी जान चली जाएगी। आपने देखा नहीं बॉस कितने ज्यादा गुस्से वाले हैं। वो वाकई आपको भी मार डालेंगे और मुझे भी मार डालेंगे, इसलिए प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और यहीं पर रुक जाइए। ये सुनकर अब अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। इधर दूसरी तरफ कमरे में इस वक्त विध्वंस पीहू को गौर से देख रहा था। पीहू को गौर से देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और गुस्से के साथ बोला, सबसे पहले तुमने मेरी बेटी का सच मुझसे छुपाया और अब तुम इस तरह से मेरे घर में घुस आए। आखिर तुम क्या चाहती हो? क्या तुम ऐसा चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊं? वो रूप जो सिर्फ दुनिया वालों के लिए था एक वक्त पर, लेकिन शायद अब वही रूप तुम्हारे लिए भी होगा। यू जस्ट वेट एंड वॉट, मैं अब क्या करता हूं तुम्हारे साथ। इसी के साथ वो नीचे झुका और उसने पीहू के माथे पर किस किया। पीहू नींद में ही कसमसा गई और विध्वंस ने गुस्से के साथ अपना फोन लिया और बालकनी में चला गया। इधर नीचे अमानत अभी भी परेशान होकर इधर से उधर हॉल में टहल रही थी। उसे घबराहट के साथ साथ बेचैनी भी हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे यहाँ से बाहर जाए। तभी उसके कान में लगे ईयरपॉड पर वाइब्रेशन हुई, जिसे महसूस कर उसने जल्दी से उसे टच किया तो उधर से गुस्से भरी मोक्ष की आवाज आई, अमानत कहाँ हो तुम इस वक्त? कॉल पर मोक्ष की आवाज सुनते ही अमानत हैरान हो गई। उसने तुरंत मन ही मन कहा, ओह नो, इसका मतलब मोक्ष को मेरे बारे में पता चल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता नहीं मोक्ष ने यशिका के साथ क्या किया होगा। वो तो उससे नाराज भी हो गया होगा क्योंकि हमने मोक्ष को ये सब कुछ बताया ही नहीं था। तभी उधर से फिर से मोक्ष की गुस्से भरी आवाज आई, मैंने पूछा कि कहाँ हो इस वक्त तुम, और अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद यशिका से इसका जवाब पूछ लूंगा, तुम समझ रही हो? ये सुनते ही अब अमानत तुरंत साइड में गई और धीरे से बोली, मोक्ष अभी के लिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ, बट आई रिक्वेस्ट यू कि तुम प्लीज यशिका के साथ कोई भी बदतमीजी मत करना। मुझे पता है तुम इस वक्त उससे बहुत नाराज हो, लेकिन उसे तुम चोट मत पहुंचाना। आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन इसके जवाब में मोक्ष ने गुस्से के साथ कहा, तुम मुझे जवाब नहीं दोगी ना कि तुम कहाँ हो? अमानत में एक नजर आसपास देखा।
उसने फिर से मन में कहा, मैं कैसे बताऊं कि मैं इस वक्त मिस्टर विध्वंस के घर पर हूं। अगर तुम्हें ये पता चलेगा तो तुम मुझसे और भी ज्यादा नाराज हो जाओगे और फिर पता नहीं क्या होगा। मैं अभी तुमसे कुछ भी नहीं बता सकती। तभी एक बार फिर से मोक्ष ने गुस्से के साथ कहा, अमानत, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम इस वक्त उस विध्वंस धनराजगिर के घर में हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस बेवकूफ लड़की की वजह से। आखिर क्या सोचकर तुम शेर की गुफा में गई हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो इंसान तुम्हें कच्चा चबा जाएगा? जब उसने उस दिन पार्टी में देखकर तुम्हें नहीं छोड़ा तो तुम सोच सकती हो कि तुम इस वक्त उसके घर में हो, उसके इलाके में हो, उसके एरिया में हो। वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा। मोक्ष के ये सब कहते ही अमानत का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अब वाकई डर लगने लगा। तभी उसने कहा, लेकिन मोक्ष तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द यहां से वापस आ जाऊंगी। इसके जवाब में गुस्से के साथ मोक्ष ने कहा, तुम्हें पता है कितनी ज्यादा रात हो गई है? जहां तक मुझे पता चला है कि वो दोनों सैफ अपने अपने घर वापस लौट आए हैं। लेकिन एक तुम ही हो जो अभी तक घर वापस नहीं आई। सच सच बताओ, वहां क्या कर रही हो तुम? और उस विध्वंस ने क्या किया तुम्हारे साथ? क्या उसने तुम्हें पहचान लिया? ये सुनकर अब अमानत को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि कुछ वक्त पहले वाकई विध्वंस ने लगभग उसे पहचान लिया था और अब उसी की वजह से उसने उसे अपने ही घर में कैद कर लिया था। वो तो ना बाहर जा पा रही थी और ना ही किसी से ज्यादा बात कर पा रही थी। अमानत को चुप देख मोक्ष ने दांत पीसकर कहा, मुझे सब पता चल गया, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जान चुका हूं कि उस विध्वंस धनराजगीर को तुम्हारा सच पता चल चुका है और उसने जरूर तुम्हें इस वक्त अपने घर में कैद कर लिया होगा। ये सुनते ही अमानत हैरान रह गई और वो तुरंत शॉक्ड होकर बोली, क्या क्या इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया मोक्ष? मोक्ष ने गुस्से के साथ कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूं? तुम दोनों ने पता नहीं कैसी बेवकूफी कर दी है। यू नो वॉट, अब वो विध्वंस धनराजगीर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर अमानत ने अब डरते हुए कहा, मोक्ष प्लीज हेल्प मी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। इस पागल इंसान ने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। मुझे डर लग रहा है, मोक्ष प्लीज कुछ करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनकर मोक्ष ने अब गहरी सांस लेकर कहा, अमानत, अगर तुमने मुझसे पहले इसके बारे में बता दिया होता तो शायद ऐसी प्रॉब्लम ना होती, लेकिन तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया और खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूं और एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूं। ये सुनते ही अमानत ने जल्दी से कहा, थैंक यू सो मच मोक्ष। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम जल्द से जल्द मुझे यहां से बाहर निकाल लोगे। लेकिन तभी उधर से यशिका की आवाज आई, अमानत, क्या तुम्हें पीहू के बारे में कुछ पता चला? क्या तुम्हें वहां पर कोई सुराग मिला? पीहू का जिक्र सुनते ही अमानत ने तुरंत कहा, हाँ, पता नहीं क्यों पर जब से मैं आई हूं तब से मुझे बेचैनी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पीहू कहीं मेरे आसपास है, पर मैं समझ नहीं पा रही हूं कि वो कहाँ है। तभी उधर से यशिका ने कहा, लेकिन क्या तुमने विध्वंस धनराजगीर के बारे में पता लगाने की कोशिश की? ये सुनकर अमानत ने हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली अभी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ गिने चुने लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे पता लगाऊं। तभी यशिका ने कहा, तुम एक काम करो, तुम वहां के नौकर से बात करो, उनसे पूछो, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। जैसे ही यशिका ने ये कहा, अमानत के दिमाग में एक आइडिया आ गया। उसने तुरंत कहा, थैंक यू सो मच यशिका, मुझे एक आइडिया आया है, मैं जल्द ही तुमसे बात करती हूँ। जिसके बाद उसने कॉल को कट कर दिया और वही कॉल कट होने के बाद मोक्ष गुस्से के साथ यशिका पर बरसते हुए बोला, यू आर स्टूपिड, इतनी बड़ी बेवकूफ लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैंने किस बेवकूफ लड़की से प्यार कर लिया। इससे अच्छा तो मैं दुनिया में हमेशा सिंगल ही रहता। यशिका की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि जिस तरह से मोक्ष उसे डांट रहा था उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने सिसक कर कहा, मोक्ष, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मेरी वजह से पीहू खो गई थी और अमानत को ऐसा सपना आया था कि जैसे विध्वंस के पास ही पीहू हो, इसलिए मैंने उससे कहा कि एक बार वो उसके घर जाकर पता लगाए। ये सुनकर मोक्ष ने दांत पीसकर कहा, तुमने सोचा कि अमानत को ऐसा सपना आया है तो जरूर विध्वंस के पास ही पीहू होगी, राइट? और तुमने फिर उसका हुलिया बदलकर उसे उस शेर की गुफा में भेज दिया, वो शेर जो हर वक्त अपने शिकार की तलाश में रहता है। क्या तुम्हें आइडिया भी है, अगर उसे गलती से भी पता चला कि भेष बदलकर अमानत उसके सामने है तो वो क्या करेगा उसके साथ?
ये सुनकर यशिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैंने इन सब के बारे में पहले नहीं सोचा था क्योंकि उस वक्त मैं बस चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द पीहू के बारे में पता लगाऊं और अमानत ने भी इसके लिए हाँ कह दिया था। इसलिए मैंने उसका गेट अप चेंज कर दिया और अपने डैड की मदद से उसे वहां पर भेज दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। प्लीज मोक्ष हेल्प करो उसकी। ये सुनकर मोक्ष ने दांत पीसकर कहा, जाहिर सी बात है अब मुझे हेल्प करनी होगी क्योंकि बिना मेरी हेल्प के कुछ भी नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं पीहू को ढूंढ लूंगा लेकिन पता नहीं तुम दोनों ने मिलकर क्या बेवकूफी कर दी। ये कहकर वो वहां से सीधे बाहर निकल गया। इधर यशिका उसे बस जाते हुए देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में प्राइवेट विला में इस वक्त तेरा बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी जिसे देखकर लग रहा था कि कुछ वक्त पहले उसने काफी क्वालिटी टाइम अभिराज के साथ स्पेंड किया है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। अभिराज एक टॉवल में बाहर निकला। उसने एक नजर तेरा को घूरा और फिर बोला, बेबी मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। ये सुनकर तेरा ने मुंह फुलाकर कहा, आपने मुझे चलने लायक नहीं छोड़ा, घर क्या छोड़ोगे। ये सुनकर अभिराज के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने जवाब दिया, तो क्या चाहती हो तुम, आज रात यहीं पर रहोगी। सोच लो अगर आज की रात तुमने यहां बिताई तो कल भी तुम चलने लायक नहीं बचोगी। उसकी ये बात सुनते ही तेरा की आंखें जल्दी से खुल गई और वो तुरंत अपनी जगह से उठते हुए बोली, नहीं नहीं हरगिज नहीं, मैं अब दोबारा ये सब कुछ नहीं झेल सकती। ये कहते हुए उसने ब्लैंकेट से अपनी बॉडी को कवर किया और वो जल्दी से लगभग दौड़ते हुए वॉशरूम में चली गई। उसे इस तरह जाते देख अभिराज तिरछा मुस्कुरा दिया और क्लोजेट में चला गया। इधर दूसरी तरफ रात काफी गहरी हो चुकी थी। इस वक्त अमानत सोफे पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसे कोई भी आहट सुनाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। अमानत अपने हाथों को एक दूसरे से रब करते हुए खुद से बोली, कल सुबह जैसे ही वो नौकर यहाँ आएगा, मैं वैसे ही उससे पूछूंगी कि क्या उसने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा जो कुछ अलग हो। मुझे लगता है वो जरूर मेरी हेल्प कर देगा, लेकिन किसी तरह बस ये रात निकल जाए। ये कहते हुए वो अब वहीं पर अपना सिर टिकाकर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो गहरी नींद में चली गई। तभी उसे नींद में ऐसा एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसके मोटे चश्मे को उतार दिया था और फिर उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने उसकी सफेद बालों की विग को भी उसके रियल बालों से अलग कर दिया हो और फिर उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके चेहरे को टिश्यू से साफ करके उसका पूरा ओल्ड एज टाइप मेकअप हटा रहा हो। अमानत को लग रहा था कि जैसे वो सपना देख रही हो, इसलिए वो कसमसाते हुए करवट बदलने लगी। लेकिन वो अभी करवट बदल पाती उससे पहले ही उसे एहसास हुआ किसी ने उसकी कमर को जकड़ रखा है। ये महसूस करके वो नींद में कसमसाते हुए बोली, प्लीज छोड़ दो मुझे सोना है। लेकिन उसे फिर से एहसास हुआ कि उस इंसान ने अभी तक उसे छोड़ा नहीं था। अमानत को अभी भी लग रहा था कि वो सपना देख रही है। वो फिर से करवट बदलने को हुई, लेकिन तभी उसकी गर्दन पर उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने जोर से काटा हो और दूसरे पल उसकी आंखें झटके से खुल गई और वो जोर से चिल्लाई, आह। चिल्लाते हुए उसने तुरंत अपनी गर्दन को रब किया और हड़बड़ी के साथ सामने देखने लगी। इस वक्त विध्वंस सोफे पर उसके करीब बैठा हुआ था। विध्वंस को देखकर अमानत ने हकलाते हुए कहा, विध्वंस सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये कहकर वो अभी चुप हुई थी कि तभी विध्वंस ने तिरछा मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया है, इसलिए अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही अमानत एक पल के लिए शॉक्ड हो गई और फिर तभी उसकी नजर नीचे फ्लो पर गई, जहां पर उसका चश्मा, उसके नकली बाल और मेकअप फेंका पड़ा था। वो सबको देखते ही अमानत के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या करेगी अमानत। जैसे ही अमानत ने नीचे पड़े अपने उस सामान को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो तुरंत घबराते हुए विध्वंस को देखने लगी। विध्वंस इस वक्त उसे ही शैतानी नजरों से देख रहा था। अमानत को ऐसा लग रहा था कि जैसे विध्वंस अभी उसे कच्चा चबा जाएगा। उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही डरावनी दिखाई दे रही थी। अमानत तुरंत अपनी गर्दन को सहलाते हुए हकलाकर बोली, मैं। लेकिन विध्वंस ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, अपने मुंह से सारा सच बताओ, तुम क्यों और किस लिए मेरे घर में इस गेटअप में आए। ये सुनकर अमानत के चेहरे पर पसीने आ गए। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि उसे अभी तक अपनी बेटी का भी पता नहीं चला था और अगर वो विध्वंस को ये बताती कि वो अपनी बेटी के लिए यहाँ पर आए हैं तो उसकी बेटी का सच अपने आप विध्वंस के सामने आ जाता। ये सब कुछ सोचकर उसने कुछ बहाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी विध्वंस ने गुस्से के साथ कहा,
मेरे पास तुम्हारे लिए वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द बताओ क्यों तुम यहाँ पर आए हो। ये सुनकर अमानत एक पल के लिए डर गई और उसने तुरंत हकलाते हुए कहा, वो मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि मुझे आपसे बदला लेना था। अमानत को समझ ही नहीं आया कि उसने क्या कह दिया, लेकिन इस वक्त उसने जो कहा था वो सिर्फ और सिर्फ विध्वंस से बचने के लिए कहा था। लेकिन विध्वंस ने जब उसके मुंह से ये सुना तो उसकी भौहें चढ़ गई और वो अमानत को घूरते हुए बोला, किस बात का बदला लेने के लिए आई थी तुम? इसके जवाब में अमानत ने तुरंत हकलाकर कहा, मैं उस बात का बदला लेने के लिए आई थी क्योंकि आपने उस दिन मेरे साथ बदतमीजी की थी और आपने मुझसे मेरी जॉब भी छीन ली। अब मेरे पास जॉब नहीं रह गई, मैं पूरी तरह से जॉबलेस हो गई हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं बचा, इसलिए मैं आपसे बदला लेना चाहती थी। आपको कोई हक नहीं बनता किसी लड़की की जिंदगी को इस तरह बर्बाद करने का। उसकी ये सारी बातें सुनकर विध्वंस किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। अमानत और भी ज्यादा घबराने लगी। वो धीरे धीरे करके अब उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभी वो उठ पाती उससे पहले ही विध्वंस ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसे नीचे सोफे पर गिराते हुए दांत पीसकर बोला, तो तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आई थी क्योंकि मैंने तुमसे तुम्हारी नौकरी छीन ली, राइट? ये सुनकर अब अमानत ने भी खुद को कॉन्फिडेंस से भर लिया और गुस्से से बोली, हाँ इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी, वरना आपको क्या लगा क्या मैं आपको मिस कर रही थी जो यहाँ पर आऊंगी? ये सुनकर विध्वंस ने शराफत से कहा, ऑफ कोर्स मैं तो कुछ देर पहले ये सोचकर खुश हो गया था कि शायद तुम मेरे बिना नहीं रह पाई, इसलिए तुम मुझसे मिलने के लिए इस गेटअप में चली आई। लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपना सच बताकर, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सजा का नाम सुनते ही अमानत शॉक्ड हो गई और उसने तुरंत गुस्से के साथ कहा, आप होते कौन हैं हर चीज में मुझे सजा देने वाले? आप मेरी जिंदगी के मालिक नहीं हैं, इसलिए आप मुझसे दूर रहिए और मैं आपसे अब कोई बदला नहीं लूंगी। मुझे अब सीधे से अपने घर जाना है। ये कहकर वो अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन विध्वंस ने एक बार फिर से उसे सोफे पर गिराया और सर्द आवाज में बोला, यू नो वॉट, तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगी सिर्फ और सिर्फ विध्वंस धनराजगिर की मर्जी से। विध्वंस की ये बात सुनकर अमानत ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन अमानत मल्होत्रा अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से ही जाएगी, समझे आप? ये कहकर वो गुस्से से खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन विध्वंस उसके बेहद नजदीक आया और उसके चेहरे को चिन से पकड़कर बोला, बहुत गुरूर है तुम्हें खुद के ऊपर। आखिर क्या है तुम में ऐसा जो तुम खुद पर इतना घमंड कर रही हो? ये सुनकर अमानत ने नफरत से कहा, मेरे अंदर जो कुछ भी है वो आप जैसा इंसान कभी नहीं देख सकता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की बॉडी देखते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसकी ये बात सुनते ही विध्वंस की पकड़ उसके चेहरे पर कस गई। अमानत को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसकी चिन अभी के अभी टूट जाएगी। वो दर्द से बोली, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन तभी विध्वंस सर्द आवाज में बोला, तुम्हें पता है कुछ देर पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर अभी तुम्हारी ऐसी अकड़ भरी बात सुनकर मैंने अपना मूड बदल लिया। ये सुनते ही अमानत ने हड़बड़ी के साथ कहा, मूड बदलने से आपका क्या मतलब है? कौन सा मूड बदल लिया आपने? देखिए मैं कह रही हूं कि मुझे अभी के अभी छोड़ दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके जवाब में विध्वंस टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, मैंने तुमसे बुरा दुनिया में कोई देखा भी नहीं किसी को। विध्वंस की ये सार्कास्टिक बात सुनकर अमानत को समझ आ गया कि विध्वंस उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गुस्से से बोली, देखिए मिस्टर विध्वंस, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तभी विध्वंस ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है तो तुम क्या सोचकर मेरे घर में इस तरह से बिना मेरी परमिशन के घुस आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, या फिर तुम ऐसा सोच रही हो कि तुम जो कुछ भी कर रही हो उसमें मैं तुम्हें सक्सेस कर दूंगा? अमानत को विध्वंस की ये बात समझ नहीं आई। उसने नासमझी में कहा, आपके कहने का मतलब क्या है मिस्टर विध्वंस? आप क्या कहना चाहते हैं? इसके जवाब में विध्वंस ने बिना किसी भाव के कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि तुम जिस तरह से यहां पर आए हो अब उस तरह से वापस नहीं जा सकती। ये कहकर वो अपने दोनों हाथ को सोफे पर फैलाकर आराम से बैठ गया। अमानत ने जब विध्वंस की ये बात सुनी तो वो तुरंत घबराते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? मैं यहां से क्यों नहीं जा सकती? आप क्या करने वाले हैं मेरे साथ? विध्वंस ने तिरछा मुस्कुराकर कहा, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अमानत को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि विध्वंस उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। फिर तभी वहां पर दो लेडीज आए। वो दोनों लेडीज काले कपड़ों में थी। उन दो हट्टी कट्टी लेडीज को देखकर अमानत को कुछ समझ नहीं आया।
उसने ना समझी में कहा, ये दोनों लेडीज यहाँ पर क्या कर रही है? लेकिन तभी वो दोनों सीधे अमानत की तरफ बढ़ी। अमानत ने जब उन्हें अपने पास आते देखा तो उसने हड़बड़ी के साथ कहा, आप दोनों मेरे पास क्यों आ रही है? दूर हो जाए मुझसे। लेकिन तभी उन दोनों लेडीज ने अमानत को पकड़ लिया। ये देखकर अमानत ने अब जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? छोड़ो। लेकिन वो दोनों लेडीज उसे खींचते हुए वहां से सीधे स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ गई। जब अमानत ने खुद को स्टोरेज रूम की तरफ जाते हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई और अपना थूक गटकते हुए विध्वंस से बोली, मिस्टर विध्वंस, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप मुझे इस तरह से अंधेरे में कैद नहीं कर सकते। आपको अच्छे से पता कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे घुटन होती है। आप इस तरह मुझे तड़पा कर सजा नहीं दे सकते। आप बहुत बुरे हैं मिस्टर विध्वंस। प्लीज मिस्टर विध्वंस, आई रिक्वेस्ट यू, छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। लेकिन विध्वंस पर तो जैसे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया और वही वो दोनों लेडीज उसे लगातार खींचते हुए सीधे उस अंधेरे स्टोरेज रूम में लेकर चली गई। दूसरे ही पल उन दोनों लेडीज ने उसे स्टोरेज रूम में धक्का दे दिया और आगे से दरवाजा बंद कर दिया। अमानत जोर से दरवाजा पीटते हुए बोली, दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो, प्लीज छोड़ दो मुझे, मुझे यहाँ से जाने दो। आई प्रॉमिस अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसकी चीख या पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। अमानत वही दरवाजे से अपना सिर टिकाकर खड़ी हो गई और झरझर करके उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, अभी तक मैंने अपनी बच्ची को भी नहीं देखा, पता नहीं वो किस हालत में होगी, और अब मैं यहाँ पर कैद हो गई हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर क्यों हो रहा है ये सब कुछ? 3 साल पहले क्या मेरी जिंदगी में तकलीफें कम थी? 3 साल बाद फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। ये कहते हुए वो रो रही थी, लेकिन इस वक्त उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि वो यहाँ से बाहर निकल सके। वहीं दूसरी तरफ हॉल में इस वक्त सोफे पर विध्वंस आंखें बंद करके बैठा हुआ था। तभी वो दोनों लेडीज आकर खड़ी हो गई और एक लेडीज ने कहा, हमने उन्हें बंद कर दिया है। विध्वंस ने बस हाथ से ही उन्हें जाने का इशारा कर दिया। वो दोनों वहां से चली गई। उनके जाने के बाद विध्वंस ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी आंखें लाल थी और वो बेहद गुस्से भरी आवाज में बोला, तुमने आज फिर से मुझसे झूठ बोला। मैंने आज तुमसे उम्मीद की थी कि तुम एटलीस्ट खुद से मुझे सच बताओगी, वो सच जो मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन तुमने फिर से मुझसे झूठ बोल दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अब इतनी आसानी से अपनी कैद से जाने दूंगा? हरगिज नहीं, बल्कि अब तुम यही मेरी नजरों के सामने रहकर तड़पोगी। तुम्हारी आंखों में मैं वही तड़प देखूंगा जो 2 साल तक मैंने खुद की आंखों में देखी थी। मैं अब तुम्हें अच्छे से तड़पाऊंगा और उस तड़प में मेरी बेटी भी शामिल होगी, जो खुद अपनी मां को तड़पते हुए देखेगी। ये कहते हुए विध्वंस के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। इधर दूसरी तरफ इंडिया में इस वक्त शाम का वक्त था और मल्होत्रा हाउस में प्रणय मल्होत्रा सोफे पर उदासी से किसी सोच में गुम बैठे हुए थे। तभी वहां पर कोई जल्दबाजी के साथ आया और बोला, बॉस, अमानत मैडम जिंदा है। जैसे ही असिस्टेंट ने ये बात कही, प्रणय मल्होत्रा के भाव पूरी तरह से बदल गए और वो शॉक्ड होकर असिस्टेंट को देखते हुए बोले, क्या? ये क्या कह रहे हो तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? देखो, अगर मेरी बेटी को लेकर तुमने ऐसा मजाक किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन तभी असिस्टेंट ने कहा, नहीं बॉस, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। जैसा कि आपने कहा था कि हम धनराजगिर परिवार पर नजर रखें और विध्वंस धनराजगिर पर भी अपनी नजर बनाए रखें, तो हमें वहीं से ही पता चला है कि अमानत मैडम इस वक्त जिंदा है और सही सलामत लॉस एंजेलिस में है। ये सारी बातें सुनते ही अब प्रणय मल्होत्रा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे पल भर में उन्हें वो खुशी नसीब हो गई हो जिनके लिए वो बरसों तक तरसे हो। वो तुरंत अपनी जगह से उठे और हड़बड़ी के साथ बोले, क्या ये पॉसिबल है? क्या वाकई मेरी बेटी जिंदा है? क्या इसका मतलब 2 साल पहले हुए उस एक्सीडेंट में मेरी बेटी मरी नहीं थी? इसके जवाब में असिस्टेंट ने कहा, अभी इसके बारे में तो हमें कुछ भी ठीक से पता नहीं चला है, पर हमारे जासूस इसके बारे में पता लगा रहे हैं। आपको बहुत जल्द ये भी पता चल जाएगा। लेकिन अब प्रणय ने तुरंत कहा, अभिराज को फोन करो, उसे जल्द से जल्द यहाँ बुलाओ। मैं अभी के अभी लॉस एंजेलिस जाऊंगा और अपनी बेटी से मिलूंगा। मैं अपनी बेटी से मिलकर उसके कदमों में झुककर माफी मांगूंगा।
आज तक मैंने उसे कभी खुशियां नहीं दी, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे 2 सालों तक इस तरह सजा दी थी, मुझसे मेरी बेटी को दूर रखकर। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी बेटी से जरूर मिलूंगा। ये कहते हुए उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन तभी असिस्टेंट ने कहा, सॉरी बॉस, पर अभी आप उनसे मिलने के लिए नहीं जा सकते। असिस्टेंट ने जैसे ही ये कहा, प्रणय के एक्सप्रेशंस बदल गए। प्रणय ने दूसरे पल गुस्से के साथ कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसके जवाब में असिस्टेंट ने कहा, एक्चुअली अभी हमें बस इतना पता चला है कि वो लॉस एंजेलिस में है, पर वो कहाँ है और किस हालत में है ये नहीं पता चला, लेकिन हमें इतना जरूर पता चला है कि वो लॉस एंजेलिस के एक स्कूल में टीचर है। असिस्टेंट ने जब ये सारी बातें कही तो अब प्रणय कुछ सोच में डूब गए और कुछ सोच कर बोले, लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई, जब मेरी बेटी जिंदा थी तो वो मेरे पास वापस क्यों नहीं आई? वो इस तरह से लॉस एंजेलिस में मामूली सी टीचर की नौकरी क्यों कर रही है, जबकि उसके नाम पर मैंने अपनी पूरी जमीन जायदाद कर दी? तो फिर वो एक बेगैरत की जिंदगी कैसे जी सकती है? इसके जवाब में असिस्टेंट ने कहा, बॉस अभी हम यही बात पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द हम इसके बारे में पता लगा लेंगे। प्रणय ने गुस्से के साथ कहा, जल्द से जल्द मुझे मेरी बेटी का एड्रेस पता लगा कर दो, मैं अपनी बेटी से जल्द मिलने जाना चाहता हूँ। और एक बात, उस धनराजगिर पर भी अपनी नजरें बनाए रखना, एक पल के लिए भी उससे नजरें नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चला कि मेरी बेटी जिंदा है तो वो एक बार फिर से 2 साल पहले की तरह ही उसे मारने की कोशिश करेगा। पिछली बार तो मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस बार मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगा। ये सुनकर असिस्टेंट ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और वहां से चला गया। इधर प्रणय के चेहरे पर अब बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दे रही थी। उन्होंने खुशी के साथ सभी नौकरों को बुलाया। प्रणय ने गुस्से के साथ कहा, जल्द से जल्द मुझे मेरी बेटी का एड्रेस पता लगा कर दो, मैं अपनी बेटी से जल्द मिलने जाना चाहता हूँ। और एक बात, उस धनराजगिर पर भी अपनी नजरें बनाए रखना, एक पल के लिए भी उससे नजरें नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चला कि मेरी बेटी जिंदा है तो वो एक बार फिर से 2 साल पहले की तरह ही उसे मारने की कोशिश करेगा। पिछली बार तो मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस बार मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगा। ये सुनकर असिस्टेंट ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और वहां से चला गया। इधर प्रणय के चेहरे पर अब बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दे रही थी। उन्होंने खुशी के साथ सभी नौकरों को बुलाया। प्रणय के चेहरे पर तो खुशी जा ही नहीं रही थी, और फिर तभी वहां पर अभिराज आते हुए बोला, क्या बात है डैड, आज आप कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं, क्या कोई डील से आपको ज्यादा फायदा हुआ है? ये सुनकर प्रणय ने अपना सरनामे हिला दिया और बोले, नहीं बेटा, आज ये खुशी सिर्फ एक दिन की नहीं है, बल्कि आज ये खुशी एक जिंदगी की है, वो जिंदगी जो मेरी जिंदगी में वापस लौट आई है। ये सुनकर अभिराज ने समझी में कहा, आप क्या कह रहे हैं? और अभी असिस्टेंट ने मुझे कॉल किया था, उसने कहा कि आपने मुझे जल्दबाजी के साथ घर में बुलाया है। मैंने उससे पूछा, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर बात क्या है? इसके जवाब में प्रणय ने अब आगे बढ़कर उसके कंधे को पकड़ लिया और गहरी सांस लेकर बोले, तुम्हारी बहन जिंदा है। ये सुनते ही अभिराज को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। उसने नासमझी में कहा, डैड व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है। लेकिन इसके जवाब में प्रणय ने कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, तुम्हारी बहन जिंदा है और इस वक्त वो लॉस एंजलिस में है, और मैं अब बहुत जल्द उससे मिलने भी जाऊंगा। ये सुनकर अभिराज ने दूसरी पल हैरानी के साथ कहा, आई डोंट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वाकई मेरी बहन जिंदा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? 2 साल पहले तो उसकी मौत की खबर हम तक पहुंची थी। डैड, आप यकीन के साथ तो कह रहे हैं ना, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? क्योंकि मैं अपनी बहन को लेकर ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते हुए अभिराज दीवार पर टंगी उस फोटो को देखने लगा, जिसमें अमानत के फोटो पर हार चढ़ी हुई थी। लेकिन इसके जवाब में अब प्रणय ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि मैं पूरी यकीन के साथ कह रहा हूं कि मेरी बेटी जिंदा है। याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं विध्वंस धनराजगीर पर अपनी नजर रखे हुआ हूं, और वो जहां जहां जाता है मैं चारों तरफ उसके बारे में पता लगवाता हूं। इसके जवाब में अभिराज ने कहा, हाँ वो तो मैं भी कर रहा हूं, लेकिन उससे क्या पता चला आपको? इसके जवाब में प्रणय ने कहा, तो मुझे पता चला कि वो इस वक्त लॉस एंजलिस में है, और जब लॉस एंजलिस के बारे में मैंने पता किया और रिचेस्ट पार्टी में वो उस दिन गया था, उसके बारे में पता किया, तो मुझे पता चला कि उस पार्टी में जो पी ऑनेस्ट की टीम आई हुई थी,
उनमें से एक अमानत थी और अमानत वहां के एक पियानो स्कूल के टीचर हैं। मुझे जैसे ये पता चला मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया और अब मैं बता नहीं सकता कि मैं इस वक्त अंदर ही अंदर जैसे जिंदा हो गया हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये सारी बातें सुनकर अब अभिराज के चेहरे पर भी गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो आगे बढ़ा और प्रणय को कसकर हक करते हुए बोला, डैड मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। फाइनली मेरी बहन जिंदा है। आई एम सो हैप्पी। वाकई आपने आज मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। अब मैं भी अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज की सैलरी डबल करूंगा। इसके जवाब में प्रणय ने कहा, हाँ बेटा जरूर, अब तो खुशी मनाने का दिन है क्योंकि हमारी बेटी वापस आ रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि वो इतनी बड़ी जमीन जायदाद छोड़कर लॉस एंजलिस के मामूली स्कूल में टीचर है। पता नहीं वो कैसे अपना गुजारा कर रही होगी। मेरी बेटी ने 2 सालों में बहुत तकलीफ झेला होगा। बस वो एक बार वापस आ जाए, उसके बाद मैं सब कुछ उससे पूछूंगा और सब कुछ जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, वो कैसे मरी थी और उसे किसने बचाया और वो कैसे जिंदा है। ये सारी बातें सुनकर अभिराज ने कहा, डैड फिक्र मत कीजिए, अब मैं खुद अमानत के बारे में पता लगाऊंगा। अब आपको अपने असिस्टेंट से पता लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसे मना कर दीजिए, मैं खुद जाऊंगा और लॉस एंजलिस में ही उसके बारे में पता लगाऊंगा। लेकिन ये सुनकर प्रणय ने कहा, पर बेटा मैंने तो पहले ही अपने असिस्टेंट को पता लगाने के बारे में बोल दिया है और अब तक तो वो शायद पता भी लगा लिया होगा। ये सुनकर अभिराज ने कहा, नहीं डैडी, इतनी आसानी से वहां के रेजिडेंस या किसी चीज के बारे में पता नहीं चलेगा। मैं खुद जाऊंगा और खुद से पता लगाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द अपनी बहन का पता लगाऊंगा। ये सुनकर प्रणय ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब अमानत मेरी जिंदगी से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुमने जिस तरह मुझे इन 2 सालों में संभाला, मुझे गर्व है कि तुम जैसा मुझे बेटा मिला है। मैं सच में घमंड के साथ कह सकता हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर अभिराज भी मुस्कुरा दिया और बोला, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अब आपकी बेटी भी आपकी जिंदगी में वापस आ रही है और उसे मैं लेकर आऊंगा। ये सुनकर प्रणय ने मुस्कुरा दिया और अभिराज वहां से सीधे बाहर की तरफ बढ़ गया। इधर उसके जाने के बाद प्रणय ने कहा, अमानत बेटा अब बस बहुत जल्दी तुम घर वापस आने वाली हो। ये कहते हुए वो उसके फोटो की तरफ गया जहां उसकी फोटो पर हाथ चढ़ाया गया था। उस हार को उसने गुस्से से तोड़ दिया और बोला, अभी इस हार की जरूरत नहीं है तुम्हें फल की, अब तो तुम्हारे सिर पर रानिया का ताज सजेगा। तुम्हें नहीं, पर तुम्हारे जाने के बाद मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। तुम्हें हमेशा अभिराज से चिढ़ होती थी, तुम्हें ऐसा लगता था कि अभिराज गलत इंसान है और मैं एक गलत इंसान पर यकीन करता हूं और उसे ही सब कुछ देता हूं। मैं तुम्हारी कभी परवाह नहीं की, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं अभिराज को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। उस बेचारे ने तो एक बार भी बोला तक नहीं कि मैं उसे क्या दिया क्या नहीं। वो तो सब कुछ अपने दम पर बना लिया, लेकिन मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया। अब तुम्हें शायद ये शिकायत भी नहीं होगी अपने बाप से। ये सब कहते हुए उनकी आंखें फिर से नम हो गई और वो अमानत के फोटो पर प्यार से अपने हाथ चलाने लगे। इधर दूसरी तरफ इस वक्त पुरोहित अपने कार में थे और वो विंडो से बाहर देखकर कुछ सोच रहे थे। तभी मुकेश ने कहा, डैड आपने क्या सोचा है, क्या हम विध्वंस से सब कुछ बता दें? इसके जवाब में पुरोहित अभी कुछ कह पाते उससे पहले अचानक से उनकी नजर एक आदमी पर चली गई। वो आदमी काफी तेजी से जा रहा था। उस आदमी को देखते ही पुरोहित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने तुरंत कहा, अभी के अभी कार रोको। ये सुनते ही ड्राइवर ने तुरंत अपनी कार रोक दिया और पुरोहित जी कार से बाहर जाने लगे। मुकेश ने ना समझी में कहा, डैड आप कहाँ जा रहे हैं? इसके जवाब में पुरोहित ने कहा, तुम मेरे पीछे आओ। ये सुनकर मुकेश ने तुरंत अपना सर हिलाया। पुरोहित जी सीधे उस आदमी के पीछे बढ़ गए, तो वहीं मुकेश भी उनके पीछे पीछे चला गया। वो आदमी सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से पुरोहित जी ने उसके कॉलर को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए साइड में लेकर जाने लगे। जैसे ही उस आदमी ने पुरोहितों के देखा, उसके चेहरे पर डर आ गया। तो वहीं पुरोहित जी उसे साइड में एक गली में लेकर आए और गुस्से से बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ आसपास भी दिखाई नहीं दोगे, तो फिर यहाँ तुम क्यों आए? ये सुनते ही उस आदमी ने अब गुस्से के साथ कहा, तो आप क्या चाहते हैं, मैं इस दुनिया से ही गायब हो जाऊं? ये सुनकर पुरोहित ने गुस्से के साथ कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि एक बार जब तुम अपना काम करोगे तो उसके बाद तुम मुझे कहीं दिखाई ना मत देना? पर आज 2 सालों में तुम मुझे दिखाई क्यों दिए? मुझे तो लग रहा था कि तुम अपना काम करने के बाद यहाँ से गायब हो जाओगे। तभी उस आदमी ने कहा, पर मैंने तो कोई काम किया ही नहीं। ये सुनते ही एक पल के लिए पुरोहित जी और मुकेश शॉक्ड हो गए।
पुरोहित जी ने ना समझी में कहा, क्या ये क्या कह रहे हो तुम होश में तो हो? क्या तुम्हें याद नहीं, मैं 2 साल पहले तुम्हें एक लड़की को मारने के लिए कहा था और तुमने उसे मार भी दिया था। हम तक खबर आई थी कि वो लड़की पहाड़ से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई, और अब तुम कह रहे हो कि तुमने वो काम नहीं किया। इसके जवाब में उस आदमी ने कहा, हाँ मुझे पता है, आपने मुझे उस लड़की को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन मैं जब वहां पर पहुंचा तब वो लड़की वहां थी ही नहीं। उसे वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन कुछ ही देर में मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए, तो मुझे लगा कि शायद आप सब कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए, इसलिए बिना काम किया ही पैसे दे दिए, और पैसों की लालच में मैंने आपसे इसके बारे में बताया भी नहीं और अपने पैसे लेकर यहां से 2 सालों के लिए गायब हो गया। लेकिन अब मेरे पास फिर से पैसे खत्म हो गए, इसलिए मैं वापस यहां आया हूं और सुपारी लेने का काम करने लगा। देखिए, मुझे पता है कि मैंने आप सबको धोखा दिया है, लेकिन मेरे पास उस वक्त कोई रास्ता नहीं था। पर अगर आपको दोबारा किसी को मरवाना है तो आप मुझसे मरवा सकते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूं। ये सारी बातें सुनकर अब मुकेश और पुरोहित जी को समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दें, क्योंकि वो दोनों ही शॉक थे। तभी मुकेश ने गुस्से के साथ उस इंसान के कॉलर को पकड़कर कहा, तो अगर तुमने नहीं मारा उसे तो किसने मारा? ये सुनकर उस आदमी ने अब डरते हुए कहा, देखिए ये सब मुझे नहीं पता उस लड़की को किसने मारा, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैं जब वहां पहुंचा तो वहां कोई था ही नहीं, और जब पैसे ट्रांसफर हुए तो मैं यहां से रफू चक्कर हो गया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे जाने दीजिए। ये कहकर वो जल्दी से अपने कॉलर को ठीक किया और तुरंत वहां से दौड़ते हुए निकल गया। पुरोहित अभी भी शॉक्ड होकर खड़े थे। तभी मुकेश ने ना समझी में कहा, डैड मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जब हमारे आदमी ने अमानत को नहीं मारा तो अमानत को मारा किसने? पुरोहित जी अब गहरी सोच में डूब गए और बोले, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। 2 सालों से हम इस ख्याल में जीते रहे कि हमने अमानत को मरवाया है, लेकिन अभी अगर ये आदमी हमें वापस से ना दिखता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आदमी ने तो अमानत को मारा ही नहीं था, बल्कि अमानत को तो शायद मारा किसी और ने था। लेकिन तभी मुकेश ने कहा, पर उसे कौन मार सकता है? इसके जवाब में पुरोहित ने कहा, कहीं उसका पति तो नहीं? पति का नाम सुनते ही अब मुकेश ने भी कहा, हाँ शायद हो सकता है, क्योंकि उनका डिवोर्स भी हो चुका था और सुनने में आया था कि उस लड़की का पति उसके लिए बहुत पागल हो गया था, और जब वो लड़की ये विध्वंस के साथ आई थी तब वो और भी ज्यादा पागल हो गया, इसलिए शायद गुस्से में आकर उसने ही हम सबसे पहले ही मार डाला होगा, और यहाँ हम सब इस ख्याल में जी रहे थे कि हमने उसे मरवाया। ये सारी बातें सुनकर अब पुरोहित बिल्कुल खामोश हो गए थे, और तभी उन्होंने कुछ सोचकर कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। अगर हमारे आदमी ने नहीं मारा तो जरूर उसके पति ने मारा होगा, क्योंकि उसके बाद हमारा शक सिर्फ उसके पति पर ही जाएगा। इसके जवाब में मुकेश ने कहा, हाँ क्योंकि उसका कोई और दुश्मन नहीं था उसके पति के अलावा। वैसे हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, एक तरह से हम बच गए। अगर विध्वंस को इसके बारे में पता भी चलेगा तो हम साफ साफ कह देंगे कि हमारे आदमी ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। इसके जवाब में पुरोहित ने भी अब अपना सर हिलाकर कहा, सही कहा तुमने, अब एक तरह से हम बच गए। लेकिन तभी पुरोहित जी के दिमाग में कुछ आया और उन्होंने कहा, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उसके पति ने उस लड़की को मारा होगा। पुरोहित जी की ये बात सुनकर मुकेश जो जाने के लिए मुड़ा ही था वो रुक गया और ना समझी में बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर उसके पति ने उसे नहीं मारा तो फिर और कौन मार सकता है? क्योंकि उसके पति के अलावा उसका कोई दुश्मन नहीं था। डैड, मुझे लगता है कि आपको इसी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। लेकिन इसके जवाब में पुरोहित जी ने कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसके पति ने उसे मारा होगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे इन सब के पीछे कोई तो तीसरा ऐसा है जो हम सबसे छुपा हुआ है, जिस पर हमारा शक नहीं जा रहा है। लेकिन वो जो कोई भी है बहुत शातिर है, जिसे सब कुछ पता था और उसने बहुत आसानी से अपना ये गेम खेला। ये सुनकर अब मुकेश भी खामोश हो गए। ये सारी बातें सुनकर अब पुरोहित बिल्कुल खामोश हो गए थे और तभी उन्होंने कुछ सोचकर कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। अगर हमारे आदमी ने नहीं मारा तो जरूर उसके पति ने मारा होगा, क्योंकि उसके बाद हमारा शक सिर्फ उसके पति पर ही जाएगा। इसके जवाब में मुकेश ने कहा, हाँ क्योंकि उसका कोई और दुश्मन नहीं था उसके पति के अलावा। वैसे हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, एक तरह से हम बच गए। अगर विध्वंस को इसके बारे में पता भी चलेगा तो हम साफ साफ कह देंगे कि हमारे आदमी ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। इसके जवाब में पुरोहित ने भी अब अपना सर हिलाकर कहा, सही कहा तुमने, अब एक तरह से हम बच गए।
लेकिन तभी पुरोहित जी के दिमाग में कुछ आया और उन्होंने कहा, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उसके पति ने उस लड़की को मारा होगा। पुरोहित जी की ये बात सुनकर मुकेश जो जाने के लिए मुड़ा ही था वो रुक गया और ना समझी में बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर उसके पति ने उसे नहीं मारा तो फिर और कौन मार सकता है? क्योंकि उसके पति के अलावा उसका कोई दुश्मन नहीं था डैड। मुझे लगता है कि आपको इसी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। लेकिन इसके जवाब में पुरोहित जी ने कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसके पति ने उसे मारा होगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे इन सब के पीछे कोई तो तीसरा ऐसा है जो हम सबसे छुपा हुआ है, जिस पर हमारा शक नहीं जा रहा है। लेकिन वो जो कोई भी है बहुत शातिर है, जिसे सब कुछ पता था और उसने बहुत आसानी से अपना ये गेम खेला। ये सुनकर अब मुकेश भी खामोश हो गए। इधर दूसरी तरफ लॉस एंजेलिस विला में रात काफी गहरी हो चुकी थी। अमानत वहीं जमीन पर ही सो चुकी थी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला। अमानत काफी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा था। एक लंबी चौड़ी परछाई उसके तरफ बढ़ी। विध्वंस नीचे झुका और अमानत को गहरी नजरों से देखने लगा। रोने की वजह से अमानत के आंखों पर आंसुओं के निशान छपे हुए थे। उस हालत में उसे देख विध्वंस के गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, रानी बनाकर रखने का सोचा था तुम्हें, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है, तुम्हें मैं अब अपनी नौकरानी भी नहीं बना सकता। लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि एक वक्त में ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क करता था। इस दिल पर सिर्फ तुम राज किया करती थी। मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ बेरहम नहीं हो सकता। वो विध्वंस धनराजगीर जो दुनिया के लिए किसी शैतान से काम नहीं है, वो सिर्फ इस बेवकूफ लड़की के लिए हमेशा पागल बन जाता है। ये कहते हुए वो नीचे झुका और उसने अमानत को अपनी गोद में उठा लिया। अमानत जो फर्श पर ठंड से थोड़ी कांप रही थी, वो विध्वंस की गर्म बाहें पाते ही उससे पूरी तरह लिपट गई। विध्वंस ने जब उसकी ऐसी हरकत देखी तो वो अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, जब ये जगी हुई होगी तो मुझे खुद से दूर ऐसे भेजेगी जैसे कि मुझ में कांटे लगे हो, और अभी कैसे खुद मेरे करीब आ रही है। ये कहते हुए वो उसे लेकर सीधे दूसरे रूम की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह अमानत की आंख धीरे धीरे करके खुलने लगी। उसकी आंखें खुली तो उसे महसूस हुआ कि वो इस वक्त बेड पर है, जिसे महसूस करते ही वो तुरंत अपनी आंखें बड़ी करते हुए आसपास देखने लगी। वो इस वक्त काफी लग्जरियस कमरे में थी। तभी अमानत ने हैरानी से कहा, ये मैं कहां पर हूं? कल तो मैं उस गंदे से स्टोर रूम में सो रही थी और अभी मैं इतने लग्जरियस रूम में क्या कर रही हूं? ये कहते हुए उसकी नजर जैसे ही दूसरे पल वॉल गई, वहां पर विध्वंस की तस्वीर थी। विध्वंस की तस्वीर देखते ही अमानत के भाव बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, तो मैं इस वक्त मिस्टर विध्वंस के कमरे में हूं, तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर विध्वंस कल रात को ही मुझे यहां पर लेकर आए थे। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? अगर उन्हें मुझे रूम में ही सुलाना था तो उन्होंने मुझे इस तरह स्टोर रूम में रहने की सजा क्यों दी? आखिर वो क्या जताना चाहते हैं ये सब कुछ करके? मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कोई ना कोई तो गेम प्लानिंग चल रही है, लेकिन जो कुछ भी हो, उस गेम प्लानिंग को मैं पूरी तरह से तहस नहस कर दूंगी। ये कहकर वो गुस्से से अपनी जगह से उठी, लेकिन तभी उसे नीचे से कुछ आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज काफी गुस्से भरी आवाज थी, जिसे सुनकर अमानत को कुछ समझ नहीं आया। उसने ना समझी में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई लड़की चिल्ला रही हो, लेकिन कौन हो सकती है? ये कहते हुए वो सीधे दरवाजे की तरफ गई, लेकिन उसने जैसे दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा लॉक था। ये देखते ही अमानत का दिमाग घूम गया। वो जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए बोली, मिस्टर विध्वंस दरवाजा खोलिए। अगर आपको इसी तरह से मेरे साथ करना था तो आप मुझे रूम में लेकर ही क्यों आए? इससे अच्छा मुझे स्टोर रूम में ही बंद कर दिए होते। प्लीज अभी के अभी दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आना है। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इधर नीचे हॉल में सौम्या काफी गुस्से से विध्वंस पर चिल्लाए जा रही थी, लेकिन विध्वंस के हाथ में कॉफी का मग था और दूसरे हाथ में उसका फोन था। वो अपने फोन में कुछ स्क्रॉल करते हुए काफी आराम से कॉफी पी रहा था। तो वही सौम्या जो विध्वंस पर अपना कोई असर नहीं देख पा रही थी, वो दांत पीसकर बोली, विध्वंस आखिर तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और हमारी शादी भी होने वाली है, तो फिर तुम क्यों इस तरह मुझसे दूर भाग रहे हो? मैं यहाँ जब तुमसे मिलने आए तो तुमने मुझे इस तरह इग्नोर कर दिया, जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। विध्वंस तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? प्लीज जवाब दो मुझे। अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। तभी ये सुनकर विध्वंस सार्कास्टिक वे में हंसते हुए बोला,
तो तुम विध्वंस धनराजगीर को धमकी दे रही हो? ये सुनकर सौम्या ने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, तुम चाहे जो समझो, चाहे इसे धमकी समझो या मेरा प्यार समझो, लेकिन तुम्हें मुझे जवाब देना होगा कि तुम क्यों मुझे नहीं अपना रहे हो। अब तो तुम्हारी जिंदगी से वो मनहूस लड़की भी जा चुकी है, तो फिर मुझे अपनाने में क्या जा रहा है तुम्हारा? उसने जैसे ही ये बात कही, अचानक से विध्वंस के सारे एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने दूसरे ही पर फोन को टेबल पर पटक दिया। अचानक से सौम्या डर गई और वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, विध्वंस। लेकिन विध्वंस गुस्से के साथ उसकी बात काटते हुए बोला, अब अगर तुम दोबारा यहां आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर सौम्या ने कुछ सोचते हुए कहा, विध्वंस आई एम सॉरी, देखो मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, पर तुम मेरे साथ बहुत रूड बिहेव कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज विध्वंस मुझे अपना लो। तुम्हारे लिए मैं पिछले 2 सालों से इंतजार कर रही हूँ। इनफैक्ट मेरे डैड ने तो कई सारे रिश्ते भी मेरे लिए बताए, लेकिन मैंने सबको ठुकरा दिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ये कहकर अब वो विध्वंस के बहुत पास आने लगी, लेकिन तभी विध्वंस से गुस्से के साथ कहा, लेकिन मैंने कब कहा तुमसे कि तुम मेरे लिए उन रिश्तों को ठुकराओ? मैंने तो कभी तुमसे ये भी नहीं कहा कि मैं आगे चलकर तुमसे शादी करूंगा। तो फिर तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो मेरे पीछे? यू नो वॉट, तुम्हें कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर लेनी चाहिए। तभी सौम्या ने गुस्से के साथ कहा, पर मेरे लिए तुम ही दुनिया की सबसे अच्छे लड़के हो। ये सुनकर विध्वंस डेविल स्माइल के साथ बोला, पहली बार किसी लड़की के मुंह से खुद के लिए अच्छा सुन रहा हूं, वरना अब तक जो भी मुझसे मिलने रहा सबको मैं बुरा ही लग रहा था। आई लाइक इट। इसे सुनते ही सौम्या की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत आगे आए और बोली, विध्वंस सच में मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। ये कहकर उसने जैसे ही उसके हाथ के पकड़ने की कोशिश की, उसी वक्त विध्वंस ने उसके हाथ को गुस्से से झटक दिया और बोला, डोंट टच मी और अब तुम यहां से जा सकती हो। अचानक से विध्वंस का ऐसा रवैया देखकर सौम्या ने नासमझी में कहा, लेकिन विध्वंस अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें ये पसंद है। ये सुनकर विध्वंस गुस्से से बोला, क्या तुम थोड़ी सी बेवकूफ हो? मैंने ये कहा कि किसी के मुंह से पहली बार मुझे अच्छा सुनना पसंद आया। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम पसंद हो। इसलिए अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ। यू आर नथिंग टू मी एंड नाउ गेट लॉस्ट और आइंदा से यहाँ जबरदस्ती आने की कोशिश मत करना, वरना जिसने भी तुम्हें यहाँ भेजा है मैं उसे भी सबक सिखाऊंगा और तुम्हें तो पता भी है तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सारी बातें सुनकर सौम्या ने गुस्से के साथ रोते हुए कहा, विध्वंस तुम बहुत ज्यादा बुरे और पत्थर दिल इंसान हो। अब तक तो कोई पत्थर भी पिघल जाता जितना मैंने तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट किया है, चीखा है, चिल्लाया है, लेकिन तुम जैसा इंसान कभी मेरी बात नहीं समझ सकता। लेकिन एक बात तुम भी सुन लो, मैंने तुम्हारे पीछे 2 साल वेस्ट किए हैं और ये 2 साल मैं ऐसे बेवजह नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें पाकर रहूंगी और ये भी जानकर रहूंगी कि तुम आखिर किस वजह से मेरे नहीं हो पा रहे हो, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि सौम्या रावत क्या है। ये कहकर वो वहां से गुस्से से जाने लगी, लेकिन तभी अचानक से वहां पीहू के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। सौम्या ने जैसे ही किसी बच्चे की रोने की आवाज वहां सुनी, वो एक पल के लिए हैरान हो गई और वो तुरंत हैरानी से विध्वंस की तरफ मुड़ी और बोली, ये बच्चे की रोने की आवाज कहां से आ रही है? विध्वंस के एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बिगड़े। उसने एक नजर को सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां पर असिस्टेंट अपनी गोद में रोती हुई पीहू को लेकर जल्दबाजी के साथ आ रहा था। सौम्या ने जब असिस्टेंट की गोद में एक छोटी सी बच्ची को देखा तो वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई और वो हैरानी से बोली, ये बच्ची किसकी है? लेकिन तभी असिस्टेंट ने विध्वंस की गोद में पीहू को देते हुए जल्दी से कहा, बॉस ये जब से सोकर उठी है लगातार रोए जा रही है और बस बार बार माँ ही बुला रही है। मैंने इसे कितनी बार चुप करने की कोशिश की, पर यह है कि चुप होने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए मुझे आखिर में इसे आपके पास लाना पड़ा। आई एम सॉरी, आपने कहा था कि आप इस वक्त बिजी हैं, लेकिन प्लीज ये मुझसे तो चुप नहीं हो रही है। इसने रोकर अपना बुरा हाल कर लिया है। विध्वंस ने उसकी ये बात सुनी तो उसने पीहू को प्यार से अपनी गोद में लिया। पीहू भी अपने डैडी की मजबूत बाहों में पूरी तरह से सिमट गई। वो सुबकते हुए मासूमियत से बोली, माँ माँ मामा। उसके मुंह से माँ माँ शब्द सुनकर विध्वंस के एक्सप्रेशंस बदल गए, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा और पीहू के चेहरे पर साफ करते हुए बोला, बेबी आप पहले मेरी बात सुनो, क्या आपको चॉकलेट मिल्कशेक पीना है? चॉकलेट मिल्कशेक का नाम सुनकर पीहू कुछ सेकंड तक विध्वंस को देखते रही और फिर दूसरे ही पल उसने अपना छोटा सा नामे हिला दिया।
ये देखकर विध्वंस ने वापस से कहा, तो फिर क्या आपको टैडी या सॉफ्ट टॉय से खेलना है? ये बात सुनकर भी कि उसने अपना छोटा सा सर नामे हिला दिया। तभी असिस्टेंट ने कहा, बॉस ये अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को ही बुला रही है। मुझे लगता है कि कल से ये दूर है, तो इसलिए अभी इसे अपनी माँ की याद आ रही है। आई थिंक अब तो हमें इसके मॉम डैड के बारे में पता लगाना चाहिए। सौम्या जो ये सब कुछ देख रही थी, उसने जब असिस्टेंट के मुंह से ये बात सुनी तो वो फिर हैरानी से विध्वंस से बोली, विध्वंस क्या तुमने किसी और के बच्चे को किडनैप किया है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विध्वंस, और ये बच्ची तो अभी कितनी छोटी दिखाई दे रही है। ये कहकर वो पीहू को देखने लगी, लेकिन पीहू की आंखों को देखते ही अचानक से सौम्या के भाव बदल गए और वो दूसरे ही पल विध्वंस की आंखों को देखने लगी। उसकी आंखों को देखकर सौम्या शॉक्ड होकर अब खुद से बोली, लेकिन इस बच्ची की आंखें तो बिल्कुल विध्वंस की तरह है। लेकिन तभी उसके कानों में फिर से असिस्टेंट की आवाज गई, बॉस बताइए ना हम क्या करें? ये बच्ची सच में रोना बंद नहीं करेगी। मुझे लगता है कि अब हमें जल्द से जल्द उसके माँ बाप को ढूंढ लेना चाहिए और इसे वहीं भेज देना चाहिए जहां से ये आई थी। तभी विध्वंस अपनी जलती निगाहों से असिस्टेंट को देखते हुए बोला, अब अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ भी कहा तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। असिस्टेंट ने जब ये धमकी वाली बात सुनी तो वो एकदम से चुप हो गया और जल्दी से अपना सर हिलाते हुए बोला, सॉरी सॉरी बॉस, मैं तो बस इसीलिए कह रहा था जिससे कि ये बच्ची ज्यादा परेशान ना हो, और मुझे लगता है कि इसके मॉम डैड जहां कहीं भी होंगे परेशान हो रहे होंगे। लेकिन तभी विध्वंस ने पीहू को अपने सीने के पास सुलाते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए बहुत ही गहरी आवाज में बोला, बेबी आई प्रॉमिस मैं अब आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा और मैं आपके साथ गेम खेलूंगा, जो गेम आप कल रात मेरे साथ खेलने की जिद कर रहे थे। क्या अब ये बेटर है? जैसे ही विध्वंस ने ये कहा, अचानक से पीहू चुप हो गई और ये देखकर असिस्टेंट के साथ साथ सौम्या भी हैरान हो गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।